इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज दिन भर इस बात की चर्चा होती रही कि क्या सरकार ने राहुल गांधी का, प्रशांत किशोर का, दूसरे विरोधी दलों के नेताओं का, कुछ पत्रकारों का फोन हैक करवाया। एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि इजराइल के स्पाईवेयर के जरिए जिन लोगों के फोन ट्रैक किए गए, उनमें 2 लोग ऐसे भी जो सरकार में मंत्री हैं। इस रिपोर्ट का दावा यह भी है कि जो डेटाबेस लीक हुआ उसमें फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर का फोन भी है, कुछ जजों के नाम है, कुछ बिजनेसमैन के नाम है। अब जाहिर है ऐसे बड़े बड़े नाम होंगे, ऐसी खबर होगी तो सनसनी तो मचेगी, चर्चा तो होगी, शोर तो मचेगा। सोशल मीडिया पर तो इसको लेकर दिन भर बहुत कुछ कहा गया, लेकिन जब सरकार की तरफ से जवाब दिया गया तो इस रिपोर्ट की ऑथेंटिसिटी पर बड़ा सवाल खड़ा हुआ। मजे की बात है कि रिपोर्ट करने वाली मीडिया एजेंसी खुद कहती है कि डेटाबेस में नाम होने का मतलब नहीं है कि आपका फोन वाकई में हैक हुआ है। दावा तो यह कि सिर्फ 17 फोन की जांच हुई, उसमें से भी 10 फोन में पेगासस का ऐसा सॉफ्टवेयर मिला जो फोन को हैक कर सकता था, पर नाम बताए गए 300, और इन 300 में भी बड़े बड़े नाम, ज्यादातर नाम ऐसे जो मोदी सरकार के विरोधी हैं, आलोचक हैं। लेकिन तो भी इस बात का कोई सबूत नहीं मिला कि इस फोन को, इन लोगों के फोन्स को हैक किया गया था या टैप किया गया था या उनकी जासूसी की गई थी। किसी ने इस बात के प्रमाण नहीं दिए, प्रूफ नहीं दिया कि इन लोगों के फोन की बातचीत को किसी ने सुना था, किसी ने रिकॉर्ड किया था। जब सवाल पूछे गए तो कहा गया जिन लोगों के नाम हैं वो इंडिकेटिव हैं, सांकेतिक हैं, हो सकते हैं, ये पोटेंशियल टारगेट हो सकते हैं, यानी भविष्य में उन्हें निशाना बनाया जा सकता है। अब सवाल यह कि क्या यह सिर्फ डेटाबेस है या वाकई में फोनों की हैकिंग हुई। जो कंपनी ये सॉफ्टवेयर सप्लाई करती है उसका नाम NSO है। उसने कहा कि वो सिर्फ सरकारी लेवल पर इस सॉफ्टवेयर को सप्लाई करती है। अब सवाल है क्या उसने भारत में ये सॉफ्टवेयर सप्लाई किया। सरकार बड़े साफ साफ लफ्जों में कहा कि गैर कानूनी तरीके से न तो किसी की जासूसी की जाती है, न किसी का फोन टैप किया जाता है। सरकार जो करती है कानून के दायरे में रहकर करती है। और आज मैं इस रिपोर्ट के दोनों पक्ष का आपके सामने रखूंगा ताकि हम उस पूरे मामले को ठीक से समझ सके, इसकी सच्चाई तक पहुंच सके, क्योंकि इसको लेकर राजनीति भी जमकर हुई है। इसकी वजह से आज पार्लियामेंट नहीं चल सकी, बड़े बड़े नेताओं ने बयान दिए और यह बड़ा सियासी मुद्दा बन गया, इसलिए इसको समझना जरूरी है। दावा यह किया गया कि इजराइल की कंपनी NSO के एक सॉफ्टवेयर पेगासस के जरिए स्नूपिंग की गई। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि पेगासस वो सॉफ्टवेयर है जिससे मैसेज भेजकर, मिस्ड कॉल करके, वीडियो मैसेज के जरिए या व्हाट्सएप मैसेज के जरिए किसी फोन में इंस्टॉल किया जा सकता है। और जैसे ये सॉफ्टवेयर किसी के फोन में पहुंच जाता है, फिर उस फोन का सारा डेटा और उसकी सारी एक्टिविटी को ट्रैक किया जा सकता है। NSO के प्रोडक्ट ब्रोशर के मुताबिक पेगासस चुपचाप फोटो क्लिक करने के अलावा कॉल को रिकॉर्ड, आसपास की आवाज को रिकॉर्ड करने के अलावा बिना यूजर की जानकारी के स्क्रीनशॉट भी ले सकता है, और जब इसका काम खत्म हो जाता तो यह खुद बुद अपने आप को खत्म भी कर सकता है। बड़ी बात यह कि पेगासस की पेरेंट कंपनी NSO यह सॉफ्टवेयर किसी प्राइवेट कंपनी या किसी प्राइवेट व्यक्ति को नहीं बेच सकती। यह सॉफ्टवेयर सिर्फ सरकारों को दिया जाता है, और इस सॉफ्टवेयर का उपयोग किसी भी देश की सुरक्षा के लिए, आतंकवादी गतियों पर नजर रखने के लिए, अपराधियों पर पकड़ने के लिए, इसके लिए किया जाता है। लेकिन चूंकि किसी के फोन से उसका डेटा चुराना, बिना किसी कानूनी मंजूरी के किसी के फोन को ट्रैक करना, उसके कॉल्स को टैप करना, यह गैर कानूनी है, प्राइवेसी का हनन है। इसलिए जैसे ही फोन टैपिंग का दावा किया गया तो बहस तेज हो गई, विपक्ष हमलावर हो गया, तुरंत सरकार को घेरने की रणनीति बन गई। लेकिन रविशंकर प्रसाद सामने आए। रविशंकर प्रसाद 2014 से लेकर 2 हफ्ते पहले तक देश के IT मिनिस्टर रहे हैं। 2018 और 2019 में जिस समय जासूसी कराने के इल्जाम लग रहे थे, उस वक्त रविशंकर प्रसाद ही देश के IT मिनिस्टर थे। इसलिए रविशंकर की बात महत्वपूर्ण है,
ध्यान से सुनने लायक है। रविशंकर ने कहा कि सिर्फ इल्जाम लगाए जा रहे हैं, लेकिन किसी भी आरोप को साबित करने के लिए एक भी सबूत, एक भी प्रमाण नहीं दिया गया। इस पूरी कहानी में एक एविडेंस नहीं आया है जो भारत सरकार को इससे लिंक करता है या बीजेपी को इससे लिंक करता है। यह सवाल इसलिए जरूरी है कि दुनिया डिजिटल दुनिया है, तो दुनिया में बहुत सारे डेटाबेस हैं, लाखों में है, हजारों में है। तो जब तक आप उस डाटा का कोई एविडेंस नहीं देंगे भारत से लिंक करते हुए, तो आप निष्कर्ष कैसे निकालेंगे, ये आरोप कैसे लगाएंगे आप? जिन लोगों ने स्टोरी को ब्रेक किया उन्होंने स्वयं कहा है कि ये फोन नंबर का डाटाबेस में होना इस बात का संकेत नहीं है कि इसे हैक किया गया या इसके साथ कोई इन्फेक्शन विद पेगासस किया गया। और फिर मैं कह रहा हूं, यह सारी कहानी मॉनसून सत्र के एक दिन पहले क्यों खोली गई? इसके पीछे का एजेंडा क्या है? वो एनएसओ जो पेगासस के मैन्युफैक्चरर हैं, उन्होंने साफ कहा है कि हमारे अधिकांश क्लाइंट वेस्टर्न कंट्रीज हैं, तो भारत को इसके माध्यम से टारगेट क्यों किया जा रहा है? इसके पीछे की कहानी क्या है? इस कहानी में ट्विस्ट क्या है? कुछ लोगों को लाया गया, उनके नाम फेंके गए। अब मुझे अनिल बलूनी जी बता रहे थे कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष का भी नाम है। क्षमा करिएगा, मैं व्यंग्य में बोल रहा हूं, उनकी तो सारी टिप्पणी रोज ही ट्वीट पे रहती है, वो देश में खुद ही ज्ञान देते रहते हैं, तो उसके लिए कोई अधिक जानने की जरूरत है क्या? जो बात रविशंकर प्रसाद ने कही, वही बात देश के मौजूदा आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने कही। अश्विनी वैष्णव ने पार्लियामेंट में कहा कि सरकार बैकफुट पर नहीं है। जैसे इस मुद्दे पर सियासत शुरू हुई तो अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में सुओ मोटो बयान दिया। उन्होंने कहा जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद हैं, स्तूपी की खबरें गलत हैं, आधारहीन हैं और तथ्यों से परे हैं। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस तरह की बातों में कोई दम नहीं है और जिस कंपनी के सॉफ्टवेयर को आधार बनाकर आरोप लगाए जा रहे हैं उस कंपनी ने ही खबरों को गलत बता दिया है, तो फिर इस पर बहस करने की गुंजाइश ही नहीं है। आईटी मिनिस्टर ने कहा कि यह सरकार को बदनाम करने, भारत के लोकतंत्र पर दाग लगाने की नीयत से रची गई साजिश का हिस्सा है। A highly sensational story was published by a web portal yesterday night. Many over-the-top allegations have been made around this story. The press reports have appeared a day before the monsoon session of the parliament. This cannot be a coincidence, Honorable Speaker, sir. In the past, similar claims were made regarding the use of Pegasus on WhatsApp. Those reports had no factual basis and were categorically denied by all parties. The press reports of 18 July 2021 also appear to be an attempt to malign the Indian democracy. We cannot fault those who haven't read the news story in detail, and I request all honorable members of the House to examine the issues on facts and logic. The basis of this report is that there is a consortium which has got access to a leaked database of 50,000 phone numbers. The allegation is that individuals linked to these phone numbers were being spied upon. However, the report says that the presence of a phone number in the data does not reveal whether a device was infected with Pegasus or subject to an attempted hack. The report itself clarifies that presence of a number in the list does not amount to snooping. Now let us examine what the NSO, the company which owns the technology, has said. NSO Group believes that claims that you have provided with are based on misleading interpretation of leaked data from basic information. बीजेपी ने कहा, सरकार ने कहा कि गैर कानूनी तरीके से किसी का भी फोन टैप नहीं हुआ, किसी की जासूसी नहीं हुई है। लोकसभा में खड़े होकर आईटी मिनिस्टर ने साफ साफ ये कहा। विपक्ष सवाल पूछे उससे पहले ही कह दिया, लेकिन इसके बाद कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और दूसरे विरोधी दलों के नेता तुरंत मैदान में कूद पड़े। पार्लियामेंट में एडजर्नमेंट का मोशन मूव कर दिया। रणदीप सुरजेवाला, अधीर रंजन चौधरी,
मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर तमाम नेता एक साथ मैदान में आए और सबने इल्जाम लगाया कि सरकार के मंत्री ने अपनी शपथ को तोड़ा है, झूठ बोला है। रणदीप सुरजेवाला ने कहा या तो आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव झूठ बोल रहे हैं या फिर फॉर्मर आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद, क्योंकि इससे पहले रविशंकर प्रसाद पार्लियामेंट में मान चुके हैं कि पैक्सस के जरिए जासूसी की बात सामने आई थी। आज भी मोदी सरकार झूठ बोल रही है। आज भी आईटी मंत्री ने कह दिया हमारा तो कोई लेना देना ही नहीं, एनएसओ और पेगासस को हम तो जानते ही नहीं, उन्होंने तो बयान ही दे दिया। शायद मंत्री जी अगर आप कांग्रेस के कॉलिंग अटेंशन में पुराने आईटी मिनिस्टर का 28 नवंबर 2019 का जवाब पढ़ लेते तो इतना झूठ संसद को ना बोलते। ये मैं इस देश के फॉर्मर आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद का संसद का जवाब दिखा रहा हूं आपको, जो कांग्रेस के कॉलिंग अटेंशन मोशन पर राज्यसभा में उन्होंने दिया और वहां उन्होंने 3 बातें मानी। पहली बात कि 121 आदमियों के नाम उनके पास आए हैं हिंदुस्तान के, जिनके टेलीफोन को पेगासस इजरायली जासूसी यंत्र से हैक किया गया है। दूसरा उन्होंने ये माना कि एनएसओ को नोटिस दिया गया नवंबर 2019 में। तो भैया उस नोटिस का क्या हुआ वैष्णव साहब? या आपको सरकार बता नहीं रही? नए नए आईटी मिनिस्टर बने हो, अब कौन सा मंत्री झूठ बोल रहा है? पुराने वाला झूठ बोल रहा है या नया वाला झूठ बोल रहा है? रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस को भी जवाब दिया। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस का इतिहास स्नूपिंग का रहा है। कांग्रेस की सरकार वक्त तो मंत्री अपनी जासूसी शिकायत प्रधानमंत्री से करते थे, इसलिए कांग्रेस इस मामले में न बोले तो बेहतर होगा। ने भारतीय जनता पार्टी पर ऐसे स्तरहीन आरोप लगाए हैं जो राजनीतिक शिष्टाचार और मर्यादा से परे हैं। वो कांग्रेस पार्टी जिसके तत्कालीन वित्त मंत्री, बाद में भारत के राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी, उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लिखित चिट्ठी में शिकायत करते हैं कि हमारे फोन की बगिंग हो रही है तत्कालीन गृह मंत्री चिदंबरम के द्वारा। उस कांग्रेस पार्टी से क्या उम्मीद की जाए? वो कांग्रेस पार्टी जिसका इतिहास रहा है कि हरियाणा के 2 सिपाही स्वर्गीय चंद्रशेखर जी की सरकार में राजीव गांधी के आसपास देखे गए तो चंद्रशेखर जी की सरकार कांग्रेस जी गिरा दी। बाकी तो 2013 में खबरें छपी हैं कि हजारों लोगों का फोन टैप होता था, आरटीआई की क्वेरी भी है, बगिंग होती थी। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी के सारे आरोपों को सिरे से खारिज करती है। यह शर्मनाक, मर्यादा विहीन और भारत की राजनीतिक स्तर में एक नई गिरावट है। तो क्या भारत की राजनीति में कुछ लोग सुपारी एजेंट हैं क्या? कुछ दल, कुछ नेता, क्या ऐसी अंतर्राष्ट्रीय कॉन्स्पिरेसी होती है तो उसके सुपारी एजेंट बन जाते हैं? कांग्रेस ने इन सब बातों को कोई जवाब नहीं दिया। कांग्रेस की तरफ से कोई सबूत भी नहीं दिए गए। मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर बार बार आरोप लगाया कि सरकार ने राहुल गांधी का, राहुल गांधी के स्टाफ का और बहुत सारे नेताओं का फोन टैप किया। सुरजेवाला ने तो अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर दी और यह भी कह दिया कि बीजेपी का नाम बदलकर भारतीय जासूसी पार्टी करना चाहिए। मोदी सरकार ने देशद्रोह किया है। मोदी सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ किया है। श्री राहुल गांधी समेत देश के विपक्षी नेताओं, देश के सम्मानित अलग अलग मीडिया संगठनों के पत्रकारों और संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की जासूसी करवाई है।
भारतीय जनता पार्टी का नाम बदलकर अब भारतीय जासूस पार्टी रख देना चाहिए। देश के लोग अब कह रहे हैं अब की बार देशद्रोही जासूस सरकार। ऐसा लगता है कि मोदी सरकार ने स्वयं देश के संविधान पर हमला बोल रखा हो, कानून के शासन पर हमला बोल रखा हो, मौलिक अधिकारों पर हमला बोल रखा हो और संविधान की शपथ जो ली थी सरकार ने, उस शपथ को भी दबाकर उस पर भी हमला बोल रखा हो। मोदी सरकार खुद ही इजरायली जासूसी उपकरण पिगेसस के माध्यम से यह नृशंस कार्य कर रही है। अब सवाल है, जिस पिगेसस का बार बार जिक्र किया जा रहा है, जिस कंपनी पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं, ये सही है वो इजराइल की कंपनी है और जो लोग जांच करके खुलासा करने का दावा कर रहे हैं वो भी विदेशी मीडिया हाउस हैं। हमारे यहां सिर्फ उसकी खबर छपी है, कोई सबूत नहीं है। इसलिए जिस कंपनी पर इल्जाम है उसका पक्ष जानना भी जरूरी है। तो मैं आपको बता दूं कि पिगेसस बनाने वाली कंपनी एनएसओ ने इस मुद्दे पर बयान दिया है, सफाई दी है। कंपनी का कहना है कि जिन 50,000 फोन नंबर के डेटा की बात की जा रही है, ऐसा कोई डेटा कंपनी के पास नहीं है। सॉफ्टवेयर पिगेसस एनएसओ का है। कंपनी सॉफ्टवेयर क्लाइंट्स को बेचती है और उसके बाद कंपनी किसी तरह का कोई डेटा कलेक्ट नहीं करती। कंपनी सिर्फ देशों को सॉफ्टवेयर बेचती है, किसी प्राइवेट कंपनी को, किसी व्यक्ति को नहीं बेचती, सरकारों को देती है। अब सवाल यह था, क्या इस कंपनी ने भारत सरकार को सॉफ्टवेयर बेचा है? तो इस पर एनएसओ का कहना है कि वो अपने क्लाइंट की डिटेल शेयर नहीं कर सकती, ये कॉन्फिडेंशियल है। लेकिन उसके ज्यादातर क्लाइंट वेस्टर्न कंट्रीज हैं। यह तर्क रविशंकर प्रसाद ने भी दिया। उन्होंने कहा सबसे बड़ा सवाल है कि इस तरह के इल्जाम, इस तरह का खुलासा इसी वक्त क्यों हुआ। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि टाइमिंग को देखकर लगता है कि यह सब नरेंद्र मोदी को बदनाम करने की साजिश का हिस्सा है। जो पेगासस की कहानी है, इसका संकेत आईटी मंत्री वैष्णव जी ने दिया था। यह सारी कहानी मॉनसून सत्र के पहले ही क्यों शुरू होती है? क्या कुछ लोग ये योजनाबद्ध तरीके से लगे हुए थे कि यह कहानी मॉनसून सत्र के पहले ही फोड़नी है ताकि देश में एक नया माहौल बनाया जाए? मैं कुछ सवाल खड़े करना चाहता हूं। एक संस्था का नाम आया है वायर। मैं किसी की आलोचना नहीं करता, वो है अपनी जगह पर, लेकिन क्या ऐसा सच्चाई नहीं कि उनके द्वारा बहुत सी कहानियां गलत पाई गई? एक जज को लेकर कहानी बनाई गई थी, आपको याद होगा, महाराष्ट्र के जज थे, उनकी डेथ को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर टिप्पणी की, वो पूरी कहानी झूठी थी। 2 राउंड उस पर लिटिगेशन हुआ था। उनकी और सारी चीजें क्या है आपको मालूम है? एमनेस्टी क्या है? एमनेस्टी का कई मामलों में भारत विरोधी एजेंडा रहा है या नहीं रहा है? और जब उनसे एक सवाल पूछा गया, कृपया करके आपका इंडिया का फंडिंग पैटर्न क्या है फॉरेन का बताइए, तो भारत से विड्रॉ कर गए वो। लेकिन कांग्रेस ने इस मुद्दे को बड़ा बनाने की कोशिश की। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा रविशंकर कुछ भी कहें, लेकिन इससे पहले उन्होंने पार्लियामेंट में माना था कि जासूसी की शिकायत मिली है, कुछ नाम सामने आए हैं। अब वही रविशंकर प्रसाद उल्टी बात कह रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार विरोधी दलों के नेताओं की जासूसी करवा रही है, इसलिए सारे दलों के नेता मिलकर एक रणनीति बनाएंगे, क्योंकि देश में लोकतंत्र पर खतरा है। वो कुछ भी कहने दो, रिकॉर्ड से, नाम से और राइटिंग में भी है, और ये चीजें ऐसी होती रहती है। इसका खुद रविशंकर जी ने भी राज्यसभा में स्टेटमेंट दिया था। तो अब वही कह रहे हैं कि ये झूठ है, सत्य नहीं है, इसमें सत्यता नहीं है, ये कह रहे हैं। तो ये देखिए, सबूत तो सब मिल गए और सभी नेताओं का, वो सिर्फ कांग्रेस का ही नहीं,
प्रेस का कर रहे हैं, टीएमसी का कर रहे हैं, ममता बनर्जी के पार्टी का कर रहे हैं, सभी का हो रहा है। तो सभी इससे बाधित है, चिंतित है कि देश में डेमोक्रेसी बचेगी या नहीं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होगा या नहीं, और प्राइवेसी जो इंडिविजुअल का हक होता है ये रहेगा या नहीं। अब चूंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने रविशंकर प्रसाद के पुराने बयान की याद दिलाई, तो रविशंकर प्रसाद ने भी कांग्रेस को कुछ पुरानी बातें याद करने को कहा। रविशंकर ने कहा कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया था। पैक्सस के जरिए व्हाट्सएप मैसेजेस और कॉल्स को ट्रैक करने का इल्जाम था। उस वक्त व्हाट्सएप की तरफ से कपिल सिब्बल पेश हुए थे और कपिल सिब्बल ने अदालत में कहा था कि व्हाट्सएप को पैक्सस के जरिए हैक नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ था जहां पर व्हाट्सएप के द्वारा यह स्पष्ट रूप से कहा गया कि व्हाट्सएप के सिस्टम को पेगासस से आप बग नहीं कर सकते। अब सामान्यतः हम वकीलों की चर्चा नहीं करते हैं, कौन किसका वकील बनता है, लेकिन यहां पर ये वकील का नाम लेना जरूरी है। व्हाट्सएप के वकील थे श्रीमान कपिल सिब्बल। उन्होंने प्रोफेशनल कैपेसिटी में कहा। तो ये सारे हमने आपको एविडेंस दे दिए। इस पूरे मामले में सबसे पहले दो बेसिक बातें समझनी चाहिए। पहली तो यह कि लोकतंत्र में विरोधियों का सर्विलांस करना, उनकी बातों को रिकॉर्ड करना, उनकी बातों को सुनना लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ है। जर्नलिस्ट हो, नेता हो, जुडिशरी हो, इन पर नजर रखना किसी भी तरह से जायज नहीं माना जा सकता। दूसरी बात यह कि आतंकवादियों पर, अपराधियों पर, देश के दुश्मनों पर, देश को तोड़ने की कोशिश करने वालों पर नजर रखना, उनको अंडर सर्विलांस रखना, यह सरकार की जिम्मेदारी है, यह सरकार का अधिकार है। ये दो बेसिक रूल हैं। अब जिस पैक्सस की बात हो रही है उसने नाम तो बहुत सारे लिए गए हैं, लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं दिया गया कि वाकई में इन लोगों के फोन हैक किए गए, और अगर हैक हुए तो यह सरकार ने करवाए। लेकिन मैं यह भी मानता हूं कि मीडिया में ऐसी रिपोर्ट आए, विपक्ष को मौका मिले तो राजनीति तो होगी, और यह कोई पहला मौका नहीं है जब ऐसे जासूसी का आरोप लगे हैं। अभी थोड़े दिन पहले राजस्थान में सचिन पायलट का सपोर्ट करने वाले एमएलए कह रहे थे कि अशोक गहलोत ने उनके फोन टैप करवाए। जब प्रणब मुखर्जी डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर थे तो उन्होंने शिकायत की थी कि उनके ऑफिस को बग किया गया था, वहां पर सीक्रेट माइक्रोफोन लगा दिए गए थे। और पुरानी बात करें तो जब चंद्रशेखर की सरकार थी, कांग्रेस के सपोर्ट पर टिकी थी, तब राजीव गांधी ने आरोप लगाया था कि उनकी जासूसी करवाई जा रही है। इस जासूसी की बात पर चंद्रशेखर की सरकार गिरा दी गई थी। जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तो अडवाणी जी ने एक्सपोज किया था कि पत्रकारों के फोन टैप किए जा रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे वाकये मैं आपको गिना सकता हूं। तो ये कहना बड़ा आसान होता है कि जासूसी हो रही है, फोन की टैपिंग हो रही है, हैकिंग हो रही है, पर सबूत होना भी जरूरी है। और पहले की बात भूल जाइए, आज के डिजिटल जमाने में अगर कोई ऐसा करता है तो ये बात छुप नहीं सकती और ना ही इससे सबूत मिटाए जा सकते हैं। इसलिए सिर्फ डेटाबेस के आधार पर बिना किसी प्रूफ के आरोप लगेंगे तो उसे कोई नहीं मानेगा, कोई यकीन नहीं करेगा। इस मामले में शक ये होता है कि पैक्सस की रिपोर्ट की टाइमिंग, इसका जिक्र अमित शाह ने किया, रविशंकर प्रसाद ने किया, पीयूष गोयल ने किया। यह फोन हैकिंग रिपोर्ट पार्लियामेंट सेशन से एक दिन पहले आई। बीजेपी के नेताओं को लगता है कि इसका मकसद पार्लियामेंट की कार्रवाई को रोकना था, हंगामा खड़ा करना था, और आज ये दिखाई भी दिया। आज कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, बीएसपी और अकाली दल के सांसदों ने दोनों सदनों में जमकर नारेबाजी की, और यह नारेबाजी सदन की कार्रवाई शुरू होते ही होने लगी थी। हालांकि परंपरा तो यह है कि जो तय बिजनेस है उसके मुताबिक सदन में सबसे पहले नए मेंबर्स का शपथ ग्रहण होना था। इसके बाद दूसरे नंबर पर नए मंत्रियों के इंट्रोडक्शन का मुद्दा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए मंत्रियों का परिचय कराने वाले थे। मोदी इसके लिए अपनी सीट पर खड़े भी हुए, लेकिन विरोधी दलों के सांसदों ने लगातार नारेबाजी की।
हालत ये हो गई कि आखिर में प्रधानमंत्री को मंत्रियों के नाम और उनका परिचय सदन के पटल पर रखना पड़ा। लेकिन मोदी से नाराज हुए। उन्होंने हंगामे को लेकर विपक्ष पर तीखा हमला किया। मोदी ने कहा कि विपक्ष को ओबीसी, दलित और महिलाओं का मंत्री बनना चुप रहा है। विपक्ष की मानसिकता ओबीसी, दलित और महिला विरोधी है। उन्होंने बड़ी संख्या में दलित, आदिवासी, ओबीसी, किसान परिवार के लोगों को और महिलाओं को मंत्री बनाया है, लेकिन विपक्ष इन लोगों के नाम भी सदन में सुनना नहीं चाहता, इसलिए हंगामा हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद में विपक्ष की ऐसी मानसिकता पहली बार दिखी। आज एक ऐसा अवसर है इस सदन का जब इस देश के गांव के किसान परिवार के बच्चे आज जब मंत्री बनकर के इस सम्मानीय सदन में उनका परिचय हो रहा है तो कुछ लोगों को बड़ी पीड़ा हो रही है। आज इस सदन में महिलाएं जो मंत्री बनी हैं उनका परिचय हो रहा है। वो कौन सी महिला विरोधी मानसिकता है कि जिसके कारण इस सदन में उनका नाम भी सुनने को तैयार नहीं है। बहुत बड़ी मात्रा में शेड्यूल्ड ट्राइब के हमारे सांसद साथी मंत्री बने हैं। हमारे आदिवासियों के प्रति ऐसी कौन सी इनके प्रति रोष की भावना है कि वे आदिवासी मंत्रियों का परिचय इस सम्मानीय सदन में हो, ये भी उनको पसंद नहीं आ रहा है। इस सदन में बहुत बड़ी मात्रा में दलित मंत्रियों का परिचय हो रहा है। दलित समाज के इन प्रतिनिधियों का नाम सुनने को ये तैयार नहीं है। ये कौन सी मानसिकता है जो दलितों का गौरव करने को तैयार नहीं, आदिवासियों का गौरव करने को तैयार नहीं, किसान के बेटे का गौरव करने का तैयार नहीं। ये कौन सी मानसिकता है जो महिलाओं का गौरव इस प्रकार की विकृत मानसिकता पहली बार सदन में देखी है। माननीय सभापति जी, मंत्रिमंडल में नवनियुक्त सदस्यों को राज्यसभा में इंट्रोड्यूस समझा जाए। ये राज्यसभा की कार्रवाई थी। इससे थोड़ी देर पहले लोकसभा में भी यही हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी को अपने नए मंत्रियों को इंट्रोड्यूस नहीं करने दिया गया, बोलने नहीं दिया गया। मोदी ने वहां भी दुख जताया, नाराजगी जाहिर की। उसके बाद लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खड़े हुए। उन्होंने कहा कि वो 24 साल से पार्लियामेंट में हैं। उन्होंने विरोधी दलों का इस तरह का व्यवहार कभी नहीं देखा जब प्रधानमंत्री को अपने मंत्रियों का परिचय कराने से रोका जा रहा हो। संसद की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यदि कोई होती है तो वह हेल्दी ट्रेडिशंस होते हैं और इसे बनाकर रखना अध्यक्ष महोदय, यह पक्ष और विपक्ष सबकी जिम्मेदारी होती है। जब भी कोई भी प्रधानमंत्री रहा हो, यदि वो अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करता है तो चाहे एक मंत्री का शपथ ग्रहण हुआ हो या 50 मंत्रियों का शपथ ग्रहण हुआ हो, बराबर वह प्रधानमंत्री संसद में आकर सबसे पहले सदन की कार्रवाई प्रारंभ होते ही अपने मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों का परिचय कराता है और पूरा सदन शांतिपूर्वक से प्रधानमंत्री की बात सुनता है। लेकिन मैंने पहली बार अपने 24 वर्षों के संसदीय जीवन में यह देखा है कि इस परंपरा को इस बार संसद में तोड़ा गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जो कुछ भी कांग्रेस ने किया है वह दुखद है, वह दुर्भाग्यपूर्ण है और साथ ही साथ यह अनहेल्दी अप्रोच है। राजनाथ सिंह की बात तो ठीक है। आज मैंने जब संसद की कार्रवाई देखी तो अच्छा नहीं लगा। विरोधी दलों के नेता वेल में आ गए थे, कुछ के पास बैनर थे, पोस्टर थे, शोर मच रहा था। नए मंत्रियों के इंट्रोडक्शन की परंपरा को पूरा नहीं होने दिया गया। संसद तो लोकतंत्र का मंदिर है, यहां चर्चा होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए, लेकिन लोकतंत्र की दुहाई देकर कार्रवाई न चलने देना जनता के पैसे और संसद के समय की बर्बादी है और यह स्वस्थ परंपरा नहीं है। और यह तर्क भी ठीक नहीं है कि जब बीजेपी विपक्ष में थी तो वो भी हंगामा करती थी। आखिर
किसी दिन तो ये सिलसिला बंद होना चाहिए। विपक्ष के पास बहुत सारे सवाल हैं, महंगाई को लेकर, पेट्रोल को लेकर, किसान को लेकर। बेहतर होता विपक्ष सरकार से तीखे सवाल पूछता, आलोचना करता। जैसे किसानों के सवाल पर बहस नहीं हो सकी, हंगामा होता रहा। पंजाब में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, अकाली दल ये कृषि कानूनों को बीजेपी के खिलाफ बड़ा इशू बनाना चाहती है। वहां चुनाव होने वाले हैं, इसीलिए तीनों पार्टियों के सांसदों ने लोकसभा राज्यसभा में किसानों के मुद्दे पर काम रोको प्रस्ताव दिया था। अकाली दल के एमपीज तो किसानों के साथ सॉलिडेरिटी दिखाने के लिए पोस्टर और बैनर लेकर आए थे। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग लिखकर तख्तियों पर लेकर आए थे। सुखबीर सिंह बादल की लीडरशिप में अकाली दल के नेताओं ने पार्लियामेंट के प्रेमाइसेस में किसानों के सपोर्ट में प्रदर्शन किया। सुखबीर बादल ने कहा कि सरकार किसानों की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अकाली दल के नेता किसानों की बात लगातार उठाते रहेंगे। पिछले साल से किसान सड़कों में बैठे हैं, तूफान का सामना कर रहे हैं, गर्मी का सामना कर रहे हैं, मच्छरों को, बीमारियों का सामना कर रहे हैं। 500 किसान शहीद हो गए हैं, पर सेंटर की सरकार कोई परवाह नहीं कर रही। डिक्टेटरशिप जैसे माहौल बनाया है। ये डेमोक्रेटिक सिस्टम है देश का। कॉन्स्टिट्यूशन बनी थी, किस लिए बनी थी? कि लोगों की आवाज़ सुनी जाए, दबाई ना जाए। ये जो काम कर रहा है, दबाने का काम कर रहा है। कृषि मंत्री कह रहे हैं हम लोग बातचीत करने को तैयार। कहाँ की है बातचीत? बातचीत कहते हैं कि हम वापस नहीं करेंगे, फिर करो बातचीत। आप शर्तें थोड़ी रख सकते हो। लेकिन न लोकसभा की कार्रवाई चली, न राज्यसभा की कार्रवाई चली और किसी इशू पर बहस तो हो नहीं पाई। राज्यसभा में प्रताप सिंह बाजवा और दीपेंद्र हुड्डा ने किसानों के सवाल पर एडजर्नमेंट मोशन दिया था, लेकिन चेयरमैन ने ये सारे के सारे नोटिस खारिज कर दिए। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जो आज हमने काम रोको प्रस्ताव दिया, प्रताप सिंह बाजवा जी ने और स्वयं मैंने, हमने किसानों के मुद्दे को लेकर 8 महीने हो गए, 400 से ज़्यादा किसानों की जान कुर्बान हो गई। आज किसान 3 काले कानूनों की वापसी के लिए अपने एक शांतिप्रिय अहिंसक संघर्ष में जुटा हुआ है। आज भी हजारों लाखों की संख्या में किसान इन धरनों पे, इस आंदोलन में शामिल हैं। उसके बावजूद भी सरकार अहंकार छोड़ने को तैयार नहीं, बात भी करने को सरकार तैयार नहीं। और इसी बात को लेकर बाजवा साहब ने और हमने आज नोटिस दिया, काम रोको प्रस्ताव, किसानों की मांगों को माना जाए। दुर्भाग्य की बात यह है कि राज्यसभा में सभापति महोदय ने हमारे नोटिसों को खारिज करने का काम किया, मगर हम किसान की आवाज़ बुलंद करते रहेंगे और ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। हालांकि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज फिर वही छोटा सा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि किसान कानूनों को रद्द करने की जिद छोड़ें, बाकी कानूनों के बारे में उनके जो भी विचार हैं, जिन प्रोविजंस पर किसानों को आपत्ति है, सरकार उन सब पर बात करने के लिए तैयार है। भारत सरकार किसानों के साथ पूरी संवेदनशीलता के साथ चर्चा करने को तैयार है। संसद के बाहर किसान संगठनों ने भी प्रदर्शन किया, विरोध तेज करने का ऐलान किया। किसान संगठनों ने 22 जुलाई को पार्लियामेंट के पास जंतर मंतर पर किसान संसद करने की बात कही है, जिससे दिल्ली पुलिस की परेशानी बढ़ी हुई है। दिल्ली पुलिस के अफसर किसान नेताओं के से बात कर रहे हैं, उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस चाहती है कि किसान संगठन 25 लोगों के साथ प्रोटेस्ट करें, लेकिन किसान चाहते हैं कि 200 लोग मौजूद रहें। संयुक्त किसान मोर्चा का कहना है कि 22 जुलाई से 13 अगस्त के बीच रोज जंतर मंतर पर प्रदर्शन होगा। किसानों के ऐलान के बाद दिल्ली पुलिस ने सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, रेड फोर्ट और विजय चौक पर सिक्योरिटी के इंतजाम सख्त कर दिए हैं। इन इलाकों में रात के वक्त पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। कल रात दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने इन इलाकों में सुरक्षा इंतजाम का खुद जायजा लिया और इसके बाद एहतियात के तौर पर दिल्ली पुलिस के 30,000 जवानों को इन इलाकों में तैनात कर दिया गया। दिल्ली पुलिस ने 7 मेट्रो स्टेशन को अलर्ट पर रहने को कहा है और कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि अगले कुछ दिनों तक संसद में और संसद के बाहर किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश होती रहेगी। पंजाब में चुनाव को देखते हुए दिल्ली में कांग्रेस किसानों के साथ खुलकर खड़ी दिखाई दे रही है, लेकिन पंजाब में कांग्रेस के घर में जो दरार पड़ी है वो और चौड़ी होती जा रही है, दीवार और बड़ी होती जा रही है।
कांग्रेस हाईकमान को भले ही उम्मीद रही हो कि सिद्धू को पंजाब कांग्रेस की कमान सौंपने से झगड़ा खत्म हो जाएगा, लेकिन इस फैसले के बाद पंजाब में सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच का टकराव और ज्यादा बढ़ गया है और ज्यादा साफ दिखाई दे रहा है। अब दोनों गुट एक दूसरे को अपनी अपनी ताकत दिखाने में लगे हैं। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के बाद सिद्धू ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सबको थैंक यू किया, लेकिन कैप्टन का नाम ले लिया, उनके बारे में कुछ नहीं कहा। कल रात तक चंडीगढ़ के कांग्रेस दफ्तर में कैप्टन अमरिंदर सिंह के बड़े बड़े पोस्टर और कटआउट लगे थे। आज सुबह वो सब गायब हो गए, उनकी जगह सिद्धू के बैनर और पोस्टर लग गए। आज सिद्धू भी चंडीगढ़ में थे और कैप्टन भी, लेकिन दोनों ने एक दूसरे से दुआ सलाम भी नहीं की। कैप्टन ने भी औपचारिकता के लिए सही सिद्धू को नई जिम्मेदारी के लिए बधाई तक नहीं दी। उम्मीद ये थी सिद्धू नई जिम्मेदारी मिलने के बाद कैप्टन से मिलने जाएंगे, मुख्यमंत्री से मिलेंगे, लेकिन सिद्धू नहीं गए। इसके बजाय वो पंजाब के कैबिनेट मिनिस्टर राजेंद्र बाजवा के घर पहुंचे। यहां नवजोत सिद्धू के सपोर्ट में 34 एमएलए मौजूद थे। पंजाब कांग्रेस के फॉर्मर प्रेसिडेंट सुनील जाखड़ भी साथ थे। राजेंद्र बाजवा के अलावा सुखजिंदर रंधावा, चरणजीत सिंह चन्नी और रजिया सुल्ताना, कुल 4 कैबिनेट मिनिस्टर भी सिद्धू के साथ दिखाई दिए। नए वर्किंग प्रेसिडेंट कुलजीत सिंह नागरा भी मौजूद थे। और बड़ी बात यह भी है कि सिद्धू के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद अब कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार के कुछ मंत्री खुलकर कैप्टन के खिलाफ बोलने लगे हैं। कुछ दिन पहले तक #कैप्टन फॉर 22 चलाने वाले सुनील जाखड़ के तेवरों पर भी आज कुछ बदलाव नजर आया। जाखड़ को कैप्टन के करीबी माना जाता है, लेकिन आज वो सिद्धू के साथ बैठकर चाय पी रहे थे और सिद्धू की तरफ से बैटिंग कर रहे थे। पंजाब कांग्रेस इकट्ठी है, इकट्ठी बिल्कुल इकट्ठी होगी साहब, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कांग्रेस। पंजाब के लोगों ने 2017 में 2/3 बहुमत देके विश्वास अपना व्यक्त किया था कांग्रेस में। आज मैं समझता हूं कांग्रेस पार्टी के हर एक वर्कर की, हर एक लीडर की ये जिम्मेवारी बन जाती है, धर्म बन जाता है कि वो उस विश्वास को और मजबूत करे, लोगों के विश्वास को। 2022 में भी ऐसा रहेगा? बिल्कुल रहेगा साहब। 2022 में भी पार लगा पाएंगे? आपको लगता है कि लगा नहीं पाएंगे? लगाएंगे साहब, सारे इकट्ठे मिलकर। आप ये क्यों करें? बिल्कुल देखिए, कैप्टन उन्होंने स्वागत भी नहीं किया। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का जितना बड़ा रुतबा है उससे भी बड़ा उनका दिल है, तो मुझे इसमें कहीं भी किसी किस्म की किंतु परंतु साहब, अगर हर एक चीज का एक समय होता है साहब। अभी आज सुबह तो इनका अनाउंसमेंट आई है, तो लेट्स वेट। पंजाब में चुनाव का मौका है। सोनिया गांधी ने जब सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया तो पंजाब की कास्ट इक्वेशन को ध्यान में रखते हुए 4 वर्किंग प्रेसिडेंट बनाए। इनमें हिंदू लीडर पवन गोयल, होशियारपुर की उमरार सीट से बैकवर्ड कम्युनिटी के नेता संगत गिलजायन और दलित विधायक सुखविंदर सिंह डैनी और फतेहगढ़ साहब सीट से एमएलए और जाट सिख नेता कुलजीत नागरा को वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया गया। हालांकि आज जब सिद्धू के सम्मान में टी पार्टी हुई तो इनमें से सिर्फ कुलजीत नागरा ही मौजूद थे। नागरा ने कहा कि सिद्धू और कैप्टन का मसला पार्टी का इंटरनल मैटर है और इसे जल्दी रिजॉल्व कर लिया जाएगा। ये जो आप मनमुटाव की बात करते हैं, ये हमारी इंटरनल डिस्कशंस हैं यार। आपके परिवार में भी तो डिस्कशन हर रोज होती है। कभी आपका बेटा, कभी आपकी बीवी भी कुछ कहते हैं, आप नहीं मानते, कभी आप कुछ कहते हो, वो नहीं मानते। तो ये क्या है यार? ये तो आप लोगों को हर रोज नई न्यूज चाहिए, इसलिए करते हो आप। तो सत्ता के 2 ध्रुव नहीं बने अभी? नो 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 नो, कभी ध्रुव नहीं बने। कांग्रेस में एक ही ध्रुव है, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी और CLP। लेकिन अभी तक कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से कोई बधाई संदेश नहीं आया। सब कुछ है, आपको नहीं पता। लेकिन एक आखिरी सवाल कुलदीप जी की, आज कितने विधायक यहाँ पर पहुंचे थे? कितने विधायक? सभी विधायक यहाँ पे, जो लोग नहीं भी आए उनके मैसेजेज है। ये नेता कुछ भी कहें, पंजाब कांग्रेस साफ तौर पर 2 खेमों में बटी हुई है और यह बात साफ साफ दिखाई दे रही है। सिद्धू के ऑनर में हुई टी पार्टी के बाद राजेंद्र बाजवा ने कहा कि उन्होंने बहुत सारे विधायकों को बुलाया था लेकिन काफी लोग नहीं आए। इशारा यह था कि फिलहाल पंजाब कांग्रेस के नेता कैप्टन के जवाब का इंतजार कर रहे हैं। कैप्टन का रुख देखकर अपनी रणनीति तय करेंगे। बाजवा ने कहा कि कैप्टन को बड़ा दिल दिखाना चाहिए, बदले हुए हालात में, बदले हुए वक्त में पार्टी की जरूरत के हिसाब से काम करना चाहिए।
तो सिद्धू साहब पहली बार बन के आए थे, मेरे घर आए थे। मैंने दूसरे एमएलए को रिक्वेस्ट की थी जो आ सकता है वो आ जाए, तो कुछ आए हैं कुछ नहीं आए। सर उनको अध्यक्ष बनाया गया है, हालांकि 2 पावर सेंटर बन गए हैं, चाहे कैप्टन अमरिंदर सिंह अलग मीटिंग्स कर रहे हैं। पावर सेंटर कांग्रेस में सोनिया गांधी जी हैं, वही पावर सेंटर रहेंगे, उनकी दिशा पे ही सब कुछ हो रहा है। उनके निर्देश पर ही वो प्रधान बने हैं, उनके निर्देश पे ही हम सब चलेंगे। अभी भी मीटिंग कर रहे हैं। अच्छी बात है, कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकता, अपनी मीटिंग कर सकते हैं। कैप्टन साहब से रिक्वेस्ट की है, कैप्टन साहब महाराजा हैं, बहुत बड़ा दिल रखते हैं, तो जो उन्होंने प्रताप बाजवा जी को माफ़ कर दिया, जो 4.5 साल से कांग्रेस को कोस रहे थे, निकम्मी सरकार कह रहे थे, चिट्ठियां लिख रहे थे, फिर 45 दिन का नोटिस भी दिया था, और उन सब को जो खैरा साहब ने जो बहुत गलत बातें की थी उनके बारे भी, और वो दूसरी लेडी के बारे में बहुत गलत बातें हुई, कैप्टन साहब ने उन सबको माफ़ कर दिया, बहुत बड़ा दिल रखते हैं। तो कांग्रेस के भले के लिए कैप्टन साहब को मैंने रिक्वेस्ट की थी कि आप इनके ट्वीट भी भूल जाइए और अगली गवर्नमेंट सरकार कांग्रेस की बने, इकट्ठे होकर ये काम चले। देख पाएंगे 2022 में कैप्टन और सिद्धू इकट्ठे लड़े? जरूर देख पाएंगे। जो सोनिया जी के कहने पे सब कुछ ठीक होगा। अगर कैप्टन साहब अड़ी नहीं छड़ दे, नुकसान किसने होगा? कोई नहीं, ये सोनिया जी देखेंगे, नुकसान वाली कोई बात नहीं है। सिद्धू की मीटिंग में पंजाब के जेल मिनिस्टर सुखजिंदर रंधावा भी मौजूद थे। रंधावा सिद्धू के सपोर्टर हैं, लेकिन अभी तक वो बचकर बोलते थे, कैप्टन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहते थे। लेकिन सिद्धू के पंजाब कांग्रेस प्रेसिडेंट बनने के बाद रंधावा ने कैप्टन सरकार के खिलाफ, अपने चीफ मिनिस्टर के खिलाफ खुलकर नाराजगी जताई, जमकर निशाना साधा। रंधावा ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जो वादे किए थे वो 4.5 साल में पूरे नहीं निभाए। इतना ही नहीं, उन्होंने ये तक कह दिया कि जिस तरह ड्रग्स के इशू को हैंडल किया गया, उससे यह मैसेज गया कि कैप्टन और अकाली दल के बीच सेटिंग हो गई है। नाराजगी हमारी एक बात की थी कि जो हमने कसम खाई है बरगाड़ी पर, वहां मैं भी खड़ा था, जो उनके साथ खड़े थे उन सभी के ऊपर उंगल उठ रही थी कि आपने झूठ बोला है, आपने कहा था कि हम करेंगे, कि नशे के ऊपर करेंगे, हम बेअदबी की बात करेंगे, हमने पीपीए जो किए हैं इन्होंने अकाली दल ने, जो कांग्रेस का पंजाब का इतना खजाना जो खाली कर दिया है उसकी बात करेंगे। उन सभी बातों को हमने टाइम टू टाइम इन कैबिनेट के में भी कहा। देखा कि हाई कोर्ट ने 2 दिन पहले 3 दिन पहले कहा कि वो जो भोला ड्रग केस था, वहां कहाँ गई 6000 करोड़ की ड्रग, कहाँ गई ड्रग, किसके घर पड़ी है, कहाँ चलेगी? जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे उनसे पूछना चाहिए था कि आपने जो कहा था कहाँ वो ड्रग लेकर आओ, पंजाब के लोगों को दिखाओ कि 6000 करोड़ कहाँ गया। ये हमारी बातें हैं जो हम करते रहे। यानी आपका मतलब ये है कि जो वायदे जनता से किए गए थे वो वायदे पूरे नहीं हुए और एक मैसेज जो था वो जनता के बीच में गलत जा रहा था। जो वादे जो मेन थे वो नहीं, हमने लोगों को साथ जो हमने कसम खाई, जो बातें की, वो तो दिखाना पड़ेगा। एक बात ये चलेगी कि शायद जो पंजाब के लोगों के मन में बात कही कि शायद इनका कोई समझौता हो गया है अकाली दल के साथ, वो परसेप्शन तोड़नी सबसे जरूरी है, वो हम तोड़ेंगे। अब ये रंधावा के इल्जाम काफी सीरियस थे। अब मैं आपको दूसरे कैंप की बात बताता हूं। सिद्धू ने बाजवा के घर पर टी पार्टी की तो कैप्टन ने अपने कुछ करीबी मंत्रियों को, विधायकों को अपने घर बुलाया। इस मीटिंग में पंजाब के हेल्थ मिनिस्टर बलबीर सिंह सिद्धू के अलावा 2 और मंत्री साधु सिंह धर्मसोट और ब्रह्म महिंद्रा पहुंचे थे। इनके अलावा पंजाब असेंबली के स्पीकर राणा केपी और विधायकों में हरमिंदर सिंह गिल, हरदयाल कंबोज, राजकुमार वेरका, सुखपाल भुल्लर, नवतेज चीमा, सुशील कुमार रिंकू, ये सब अपने चीफ मिनिस्टर से मिलने पहुंचे। मजे की बात है कि 2 विधायक मदन लाल जलालपुर और निर्मल सिंह शतराना ये ऐसे थे जो सुबह सिद्धू के साथ चाय पार्टी में थे और बाद में कैप्टन के घर गए। नोट करने वाली यह बात यह थी कि आज सिद्धू के सपोर्टर्स तो खुलकर बोल रहे थे, लेकिन कैप्टन या उनके किसी करीबी का कोई बयान नहीं आया। जो लोग बोले वो भी संभल कर बोले। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि पार्टी में कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है। ये मीटिंग थी जो वो खर्चों के विकास के लिए थी,
कितना विकास की सड़कें मेरा हो गया है कि कितना काम रहता है। इससे अलावा ये छोटी मोटी बातें थी, ये कुछ भी नहीं, कोई कुछ नहीं। ये जो उधर थे वो इधर भी थे, कोई ऐसी बात नहीं, तड़ेबंदी की बात नहीं है कोई नहीं। लेकिन कुछ ना कुछ पॉलिटिकल सिनेरियो पे भी डिस्कस हुआ नहीं, कोई कुछ नहीं है, कुछ नहीं हुआ। केवल विकास की बात की हुई है। नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर कोई बात नहीं हुई? नहीं, कोई बात नहीं हुई। सिद्धू को मौके का फायदा मिला है, वो इसी वक्त का इंतजार कर रहे थे। चुनाव का वक्त है। पंजाब अकेला ऐसा बड़ा राज्य है जहां कांग्रेस मजबूत स्थिति में है, अपने दम पर पावर में आ सकती है। अकाली दल और बीजेपी का अलायंस टूट चुका है। आम आदमी पार्टी का कोई ज्यादा असर नहीं है। कांग्रेस के लिए मैदान साफ है, एक बार फिर से सरकार बन सकती है और सिद्धू इस बात को समझ गए। उन्होंने प्रियंका और राहुल को यह कहकर डरा दिया कि अगर उन्हें बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई तो वो आम आदमी पार्टी के साथ चले जाएंगे, पार्टी टूट जाएगी, कांग्रेस को नुकसान होगा। कैप्टन ने सोनिया गांधी को समझाने की कोशिश की कि सिद्धू का कोई ज्यादा असर नहीं है, वो नुकसान कर देंगे, लेकिन चुनाव से पहले पार्टी में टूट के डर के कारण सिद्धू की मुराद पूरी कर दी गई। उन्हें पार्टी की कमान मिल गई है, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह नाराज हो गए हैं और अब कैप्टन की नाराजगी कांग्रेस को बहुत भारी पड़ सकती है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं केरल सरकार की लापरवाही के बारे में। पूरे देश में कोरोना के मामले लगातार घट रहे हैं, लेकिन केरल ऐसा राज्य है जहां कोरोना के केसेस बढ़ने लगे हैं। पिछले 24 घंटे में पूरे देश में कोरोना के करीब 38,000 नए केसेस सामने आए और इनमें से करीब 10,000 मामले अकेले केरल में हैं। यानी देश में करीब 25% मामले सिर्फ केरल से आ रहे हैं, 1/4। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले 48 घंटे में केरल में कोरोना के 24,000 नए मरीज डिटेक्ट हुए। केरल में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट 10% के ऊपर बना हुआ है। कोरोना के अलावा यहां जीका वायरस के नए केसेस सामने आए हैं। खतरा बड़ा है, इसलिए ज्यादा सावधानी की जरूरत है। केरल की सरकार ने लॉकडाउन लगाया हुआ है, लेकिन बकरीद के मौके पर पिनराई विजयन की सरकार ने 3 दिन की छुट्टी का ऐलान कर दिया। बकरीद के लिए 3 दिन तक लॉकडाउन में ढील दे दी गई। 21 जुलाई को बकरीद है, इसलिए केरल सरकार ने 18 से 20 जुलाई तक लॉकडाउन में ढील देकर दुकानें खोलने की इजाजत दे दी है। आज सुप्रीम कोर्ट में केरल सरकार के फैसले पर रोक लगाने की मांग की गई। असल में सुप्रीम कोर्ट में चर्चा तो हो रही थी कांवड़ यात्रा को लेकर। यूपी सरकार ने बताया कि उन्होंने कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी है। दिल्ली सरकार ने भी कांवड़ यात्रा पर पाबंदी लगाई है। ये सारी बातें कोर्ट को बताई गई और उसी वक्त जब कोर्ट को डिसीजंस के बारे में अप्राइज किया जा रहा था, एक इंटरवेंशन के दौरान केरल में बकरीद पर 3 दिन की ढील देने की बात कोर्ट के सामने रखी गई। एप्लीकेशन में कहा गया कि जब बाकी राज्य किसी तरह की धार्मिक गैदरिंग नहीं होने दे रहे तो फिर केरल ऐसा क्यों कर रहा है। केरल में कोरोना संक्रमण 10% ज्यादा है और ऐसे में वहां की सरकार ने बकरीद के लिए लॉकडाउन में 3 दिन की रियायत क्यों दी। कोर्ट से अपील की गई, इस फैसले को रद्द करने का ऑर्डर पास किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार से आज ही जवाब दाखिल करने को कहा और कल इस मामले की सुनवाई आगे होगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने कांवड़ यात्रा की परमिशन दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद कांवड़ यात्रा रद्द कर दी गई। उत्तर प्रदेश की सरकार की अपील के बाद कांवड़ संघों ने इस साल यात्रा न करने का ऐलान किया। यह अच्छी बात है। केरल में तो खतरा और ज्यादा है, इसलिए केरल सरकार को और ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। बकरीद के मौके पर लॉकडाउन में ढील देने के फैसले पर फिर से विचार करना चाहिए, ये सबके फायदे में है। और उसके आसपास के इलाकों में 2-3 दिन से लगातार बारिश हो रही है और बारिश अपने साथ बहुत सारी मुसीबतें लेकर आई है। उसकी एक झलक मैं आपको दिखाता हूं। नवी मुंबई में एक कार पानी में बह गई। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो नवी मुंबई के MIDC इलाके की है। इस इलाके के आसपास पहाड़ियां हैं। कल हुई बारिश के बाद पहाड़ों से पानी बहुत तेजी से नीचे आया। पानी की रफ्तार कितनी तेज होगी इसका अंदाजा इस बात से आपको लग जाएगा कि इसके फोर्स से भारी भरकम गाड़ियां भी पलट गई। रात की बात है कि कार में मौजूद लोगों को वक्त रहते रेस्क्यू कर लिया गया। कार तो काफी दूर तक पानी के साथ बह गई। मुंबई के पास ठाणे में चट्टान खिसकने से 5 लोगों की मौत हुई।
कांदिवली इलाके में 2 दिन से बीएमसी की पार्किंग पानी में डूबी हुई है। 400 गाड़ियां वहां फंसी हुई हैं। इन गाड़ियों को पार्क करने के लिए इनके ओनर्स बीएमसी को हर महीने 2 से 2,500 रुपए किराया देते हैं, लेकिन अब उन्हें पता नहीं कि उनकी कार वापस मिलेगी भी या नहीं। लंबे इंतजार के बाद मॉनसून दिल्ली में पहुंच गया, एनसीआर के इलाकों में पहुंचा। आज दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव में जमकर बारिश हुई। मौसम तो अच्छा हो गया, लेकिन ऑफिस जाने वालों को ट्रैफिक जैम का सामना करना पड़ा। दिल्ली में बारिश के पानी में डूबकर 2 लोगों की मौत हो गई। कई जगह रोड धंस गई। द्वारका इलाके में सड़क धंसने से इतना बड़ा गड्ढा बन गया कि एक कार उसके अंदर गिर गई और इस कार को दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल चला रहा था। गनीमत यह रही कि कांस्टेबल को वक्त रहते बचा लिया गया। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।